आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, मंचस्थ सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित सभी गणमान्य सांसदगण, अन्य सभी महानुभाव, जितना मैं वेंकैया जी को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि विदाई संभव है। ग्यारह तारीख के बाद आप जरूर अनुभव करेंगे कि किसी न किसी काम से आप पर फोन आएगा, आपके विषय में कोई जानकारी मिली होगी, सुख दुख की बात होगी तो तुरंत पूछेंगे। यानी एक प्रकार से वो हर पल सक्रिय रहते हैं, हर पल हर किसी के बीच होते हैं, और ये उनकी बड़ी विशेषता रही है। उनके जीवन की भी क्षमता को अगर हम देखें, मैं जब पार्टी संगठन का काम करता था और उस समय अटल जी की सरकार बनी, मंत्रिपरिषद की रचना हो रही थी, तो मैं संगठन का काम करता था, तो मेरा और वेंकैया जी के बीच संवाद जरा अधिक रहता था। उन्होंने मुझे कहा कि वैसे तो ये प्रधानमंत्री का ही अंतिम निर्णय होता है कि कौन मंत्री बनेगा, किस मंत्री को क्या काम मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, और ये भी तय था कि साउथ में से वेंकैया जी जैसे वरिष्ठ नेता का मंत्री होना तय था। लेकिन वो चाहते थे कि बहुत बड़ा तामझाम वाला, जरा ग्लैमरस ऐसा कोई डिपार्टमेंट मुझे बचाइए। और बोले अगर प्रधानमंत्री जी को बुरा न लगे तो मेरी इच्छा है कि मेरे मन का काम अगर है वो है ग्रामीण विकास। अगर मुझे ग्रामीण विकास का काम मिले तो मैं करना चाहता हूं। यानी ये पैशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अटल जी को वेंकैया जी की और भी जरूरतें थी, लेकिन चूंकि उनका मन ये था तो अटल जी ने उस प्रकार से निर्णय भी किया और उस काम को बखूबी वेंकैया जी ने निभाया। अब और एक विशेषता देखिए, वेंकैया जी शायद एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय तो देखा ही देखा, शहरी विकास भी देखा। यानी एक प्रकार से विकास के जो प्रमुख दोनों पहलू कहें, उसमें उन्होंने अपनी महारत दिखाई। वे पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के पहले सभापति थे, जो राज्यसभा के मेंबर रहे थे। बाकी ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला था, शायद अकेले वेंकैया जी को मिला। अब जो स्वयं लंबे समय तक राज्यसभा में रहे हो, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में कार्यभार देख चुके हो, इसका मतलब है कि उनको सदन में क्या क्या चलता है, पर्दे के पीछे क्या चलता है, कौन सा दल क्या करेगा, ट्रेजरी बैंक की तरफ से क्या होगा, सामने से क्या होगा, वो उठ करके उसके पास गया, मतलब ये खुराफत कुछ चल रही है, इन सारी बातों का उनको भलाई भांति अंदाज था। और इसलिए सभापति के रूप में
दोनों तरफ उनको पता रहता था कि आज ये करेंगे, और ये उनका जो अनुभव था वो ट्रेजरी बेंच के लिए उपयोगी होता था, तो विपक्ष के मित्रों के लिए परेशानी भी का कारण बनता था कि पता चल जाता था। लेकिन उन्होंने सदन को और अधिक सक्षम बनाना, सांसद का बेस्ट देश को कैसे मिले, ये उसकी चिंता। पार्लियामेंट्री कमिटीज अधिक प्रोडक्टिव हो, आउटकम ओरिएंटेड हो और वैल्यू एडिशन करने वाली हो। शायद वेंकैया जी पहले ऐसे सभापति रहे होंगे जिन्होंने पार्लियामेंट्री कमिटीज के फंक्शन के संबंध में भी इतनी चिंता की होगी और राजी नाराजी व्यक्त करते हुए उसमें सुधार लाने का एक निरंतर प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आज जब हम वेंकैया जी के कार्यों की सराहना करते हैं तो साथ साथ हम संकल्प भी करें कि सभापति के रूप में एक सांसद के नाते हम लोगों से उनकी जो अपेक्षाएं रही हैं, उन अपेक्षाओं को परिपूर्ण करके सच्चे अर्थ में उनकी सलाह को हम जीवन में यादगार बनाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सेवा होगी। वेंकैया जी समय का सर्वाधिक उपयोग कैसे हो उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत यात्रा करना, स्थान स्थान पर खुद जाना, ये उनके पिछले 5 दशक की जिंदगी रही है। लेकिन जब कोरोना काल आया, हम लोग मजाक में एक बार बैठे थे तो बातें चल रही थी, मैंने कहा इस कोरोना के कारण और ये लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत किसको आएगी। मैंने अपने साथियों को पूछा था, सब लोगों को लगा कि मोदी जी ये क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा कल्पना कीजिए सबसे ज्यादा तकलीफ किसको आएगी, तो कोई जवाब मिला नहीं। मैंने कहा कि इस परिस्थिति की सबसे ज्यादा मुसीबत अगर किसी को आएगी तो वेंकैया नायडू को आएगी, क्योंकि वो इतने दौड़ धूप करने वाले व्यक्ति, उनके लिए एक जगह पे बैठना ये बहुत बड़ा पनिशमेंट का कालखंड था उनके लिए। लेकिन वे इनोवेटिव भी हैं और उसके कारण उन्होंने इस कोरोना कालखंड का एक बड़ा रचनात्मक उपयोग किया। उन्होंने, मैं एक शब्द प्रयोग करना चाहूंगा, वो विद्वान लोगों की नजर में ठीक होगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो टेली यात्रा करते थे। और टेली यात्रा उन्होंने क्या किया, सुबह टेलीफोन डायरी लेके बैठते थे और पिछले 50 साल में देश भर में भ्रमण करते करते सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिन जिन लोगों से उनका संबंध आया है, उसमें जो वरिष्ठ लोग थे, डेली 30, 40, 50 लोगों को फोन करना, उनके हाल पूछना, कोरोना के कारण कोई तकलीफ तो नहीं है इसकी जानकारी प्राप्त करना और हो सके तो मदद करना। उन्होंने समय का इतना सदुपयोग किया था, लेकिन उन दूर सुदूर इलाकों में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जब उनका टेलीफोन आता था तो वो तो ऊर्जा से भर जाता था। इतना ही नहीं, शायद ही कोई एमपी ऐसा होगा कि जिन्होंने कोरोना काल में वेंकैया जी की तरफ से फोन उनको ना आया हो, उनका खबर न पूछी हो, वैक्सीनेशन की चिंता न की हो। यानी एक प्रकार से परिवार के एक मुखिया की तरह उन्होंने सबको संभालना, सबकी चिंता करने का भी उनका प्रयास रहा। वेंकैया जी की एक विशेषता है, मैं जो कहता हूं ना कि वो कभी हमसे अलग हो ही नहीं सकते। और उसके मैं उदाहरण बताता हूं।
एक बार इलेक्शन कैंपेन के लिए वो बिहार गए हुए थे। अचानक उनका हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करना पड़ा, खेत में उतारना पड़ा। अब वो इलाका भी थोड़ा चिंताजनक था, थोड़े सिक्योरिटी के भी इश्यू खड़े हो जाए इस प्रकार का था। लेकिन नजदीक के किसान ने आकर के उनकी मदद की, वो मोटरसाइकिल पर उनको नजदीक के पुलिस थाने तक ले गया। अब भारत के सार्वजनिक जीवन के हिसाब से देखें तो वेंकैया जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन आज भी उस किसान परिवार से उनका जीवंत नाता है। यानी बिहार के दूर सुदूर ग्रामीण जीवन में एक घटना के समय किसी की मदद मिली, वो मोटरसाइकिल वाला किसान आज भी वेंकैया जी के साथ मेरी बात होती है, लगातार होती है। इस प्रकार का गर्व से बात करें, ये वेंकैया जी की विशेषता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वे हमेशा हमारे बीच एक सक्रिय साथी के रूप में रहेंगे, मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। उनका अनुभव हमारे लिए काम आता रहेगा। आने वाले उनका कार्यकाल अधिक अनुभव के साथ अब वेंकैया जी समाज की एक नई जिम्मेवारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तब ये बात सही है। आज सुबह जब वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जब ये दायित्व आया तो मेरा एक पीड़ा का कारण ये था कि मुझे मेरी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस पार्टी के लिए मैंने जीवन खपा दिया उससे मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। उसका मुझे वो संवैधानिक आवश्यकता थी। तो लेकिन मुझे लगता है कि वो 5 साल की जो कमी है वेंकैया जी जरूर भरपाई कर देंगे। जरूर उन पुराने सारे साथियों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, पुरस्कृत करने का उनका काम निरंतर जारी रहेगा। मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से वेंकैया जी का जीवन हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी विरासत है। उनके साथ जो कुछ भी हमने सीखा है उसको हम आगे बढ़ाएं। भाषा के प्रति उनकी जो उनका लगाव है और उन्होंने मातृभाषा को जिस प्रकार से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है उसको आगे बढ़ाने के और भी प्रयास हुए हैं। मैं आप में से शायद लोगों को अगर रुचि हो तो मैं आग्रह करूंगा, भाषिणी एक वेबसाइट भारत सरकार ने लॉन्च की हुई है। इस भाषिणी में हम भारतीय भाषाओं को, उसकी समृद्धि को और हमारी अपनी ही भाषाओं को एक भाषा में से दूसरी भाषा में अगर इंटरप्रिटेशन करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो उसमें सारी व्यवस्था है। ये बहुत ही अच्छा टूल बना हुआ है जो हम लोगों को काफी काम आ सकता है। लेकिन उसमें से मुझे एक और विचार आया है। मैं चाहूंगा कि स्पीकर महोदय भी और हरिवंश जी भी, हरिवंश जी तो उसी दुनिया के व्यक्ति हैं, शब्द के साधक हैं, जरूर उस दिशा में काम हो सकता है। दुनिया में डिक्शनरी में नए शब्द जोड़ने की परंपरा रहती है और ऑफिशियली अनाउंस भी होता है। एक बड़ा उसका महात्मा होता है कि फलाने देश की फलानी भाषा का फलाना वर्ड अब अंग्रेजी की उस डिक्शनरी में अब स्थान प्राप्त कर रहा है, उसका गौरव भी होता है। जैसे हमारा गुरु शब्द है, वो आज अंग्रेजी डिक्शनरी में उसका हिस्सा बन चुका है। वो ऐसे कई शब्द होते हैं। हमारे यहाँ जो मातृभाषा में भाषण हो पार्लियामेंट में, दोनों सदन में, उसमें कई लोगों के पास से बहुत बढ़िया शब्द निकलते हैं और भाषा के लोगों के लिए वो शब्द बड़ा सार्थक भी लगता है और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। क्या हमारे दोनों सदन हर साल इस प्रकार के नए शब्द कौन से आ रहे हैं जो सचमुच में हमारी भाषा वैविध्य को लेकर के आते हैं, नए तरीके से आते हैं, उसका संग्रह करते चले और हर वर्ष एक बार अच्छे शब्दों का संग्रह भी हम प्रकट करने की परंपरा खड़ी करें, ताकि हमारी मातृभाषा का जो वेंकैया जी का एक लगाव रहा है, उनकी इस लीगेसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और जब भी हम इस काम को करेंगे, हमें हमेशा वेंकैया जी की बातें याद आएगी
और एक जीवंत काम हम खड़ा कर देंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वेंकैया जी को, उनके पूरे परिवार को अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।